हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 16 अगस्त 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो न्यूज़पेपर है वो पूरी तरीके से अमृत महोत्सव जो आज़ादी का मनाया जा रहा है 75वां, उस पर फोकस्ड है। यानी कि आप कह सकते हैं कि अधिकतर न्यूज़ें जो कल 15 अगस्त मनाया गया है उस पर हैं। और हम जब आर्टिकल पेज पर आते हैं तो उसमें भी जो दो आर्टिकल हैं उसमें कोई खास डेटा नहीं है या फिर ऐसे आंकड़े नहीं दिए गए हैं जिनको हम गंभीर यानी कि पूरी तरीके से डिटेल से समझें या फिर उसको नोट डाउन करें। तो लेकिन कुछ न्यूज़ ऐसी हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो पहली ही न्यूज़ है कि लाल किले से नए भारत के विकास के रोड मैप का ऐलान। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये लगातार आठवीं बार लाल किले पर ध्वजारोहण किया है और उन्होंने इस पर कई महत्वपूर्ण बातें बोली हैं। अभी तक उनका नारा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब उन्होंने इसमें एक चीज और ऐड कर दी है। उन्होंने ये बोला है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इन्होंने इसमें चौथी चीज को ऐड कर दिया है। अगले 25 वर्षों में विकास का 100% लक्ष्य हासिल करने की महत्वाकांक्षी रोड मैप योजना भी इसमें दिखाई गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इसमें ढांचागत विकास और रोजगार के अवसरों को नया स्केल और नई रफ्तार देने के लिए 100 लाख करोड़ की प्रधानमंत्री गति शक्ति मिशन की रूपरेखा की पेशकश की गई है। इस नए दशक में गांवों के विकास और किसानों की जिंदगी बेहतर बनाने के लक्ष्यों को हासिल करने के साथ अब बेटियों की पढ़ाई के लिए भी सैनिक स्कूल का दरवाजा खोले जाने का ऐलान किया गया है। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के साथ अगले जनरेशन के आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों का खाका खींचा गया है। आज़ादी के 75वें वर्ष में देश के अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ने के लिए 75 वंदे भारत ट्रेन चलाने की भी इसमें घोषणा की गई है। लाल किले पर प्रधानमंत्री ने विस्तारवादी और आतंकवाद को चुनौती का जवाब देने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है और चीन और पाकिस्तान को एक तरीके से संदेश भी दिया है। अब लाल किले से जो प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है वो पॉइंट के तौर पर देख लेते हैं कि 21वीं सदी में भारत को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए देश के सामर्थ्य का सही और पूरा इस्तेमाल जरूरी है। ये समय की मांग है। हमारे विनिर्माताओं को इस बात को कभी नहीं भूलना होगा कि आप जो उत्पाद बाहर बेचते हैं उसके साथ भारत की पहचान जुड़ी होती है। बड़े परिवर्तन के लिए दुनिया देख रही है। भारत में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। बेवजह के कानूनों की जकड़ से मुक्ति जीवन की सुगमता के साथ साथ व्यवसाय की सुगमता दोनों के लिए बहुत जरूरी है। देश में युवाओं, बहनों, बेटियों, किसानों और पेशेवरों पर मुझे विश्वास है। यह कर सकता हूँ वाली पीढ़ी है। यह हर लक्ष्य हासिल कर सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ है, अफगानिस्तान पर फिर तालिबान ने किया कब्जा। तालिबान ने फिर अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं अफगानिस्तान के अशरफ गनी, वो तजाकिस्तान शायद चले गए हैं। अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन हाँ, उनके देश छोड़ के जाने की पुष्टि कर दी गई है। तालिबान ने राष्ट्रपति पैलेस ARG को भी अपने कब्जे में ले लिया है और अंतरिम सरकार की संभावनाओं को खारिज कर दिया है। अफगानिस्तान के नेताओं ने तालिबान के साथ सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण के लिए एक परिषद का गठन भी कर दिया है। तालिबान ने एक हफ्ते के भीतर ही पूरे अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया है। अफगानिस्तान की सेना से तालिबान को कहीं भी चुनौती नहीं मिली। जब उसके आतंकी काबुल में घुसे तो अमेरिका समर्थित सेना ने बिना किसी प्रतिरोध के समर्पण कर दिया। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई द्वारा इंटरनेट मीडिया पर जारी एक बयान में कहा गया कि तालिबान के साथ सत्ता के हस्तांतरण के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सुलह परिषद के अध्यक्ष अब्दुल्ला के नेतृत्व में एक समन्वय समिति का गठन किया गया है। इसमें करजई के अलावा हिजब इस्लामी गुलबुंदी हिकमत तायर भी शामिल है। अब इसको रूस ने
तालिबान को मान्यता तो दी है, यानी कि सहयोग की उम्मीद जताई है, लेकिन कह सकते हैं कि सरकार को, जो तालिबानी सरकार होगी, उसको मान्यता देने से मना कर दिया है। यह भी इसमें बताया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, कम मोटाई वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लेकर मसौदा जारी। देखिए, कल भी आपको न्यूज़ में बताया गया था कि 75 माइक्रोन से पहले प्रतिबंध होगा, फिर 100, इस तरीके से हम बढ़ते बढ़ते इसको पूरी तरीके से 3 चरणों में प्लास्टिक यूज़ को बंद कर देंगे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि पीवीसी समेत 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक की विभिन्न श्रेणियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए मसौदा अधिसूचना जारी कर सभी हितधारकों से आपत्तियां मांगी गई हैं। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी द्वारा यह जानकारी जस्टिस एल नागेश्वर राव और अनिरुद्ध बोस की पीठ के समक्ष दी गई है। इस पर पीठ ने कहा कि हमें उम्मीद है और विश्वास है कि भारत सरकार मसौदा अधिसूचना पर आपत्तियों को अंतिम रूप देने के बाद उपयुक्त आदेश और निर्देश पारित करने के लिए आगे बढ़ेगी। याचिकाकर्ता ने कहा कि चुनाव आयोग को इस आदर्श आचार संहिता में शामिल करने के लिए सक्रिय कदम उठाना चाहिए और सभी संबंधित पक्षों को उपयुक्त निर्देश देना चाहिए। चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि यह केंद्र पर है कि वह अधिनियम की जरूरी संशोधन करे और इस स्तर पर चुनाव आयोग के लिए करने को कुछ भी नहीं है। देखिए, जो प्रतिबंध लगेगा वो इन 3 चरणों में लगेगा। पहला चरण 30 सितंबर 2021 से, दूसरा चरण 1 जनवरी 2022 से और तीसरा चरण 1 जुलाई 2022 से। अफगानिस्तान पर सुरक्षा परिषद की तत्काल बैठक बुलाने का आग्रह। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पूरी दुनिया में चिंता बढ़ गई है। एस्टोनिया और नॉर्वे ने अफगानिस्तान मसले पर बातचीत के लिए तत्काल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने का आग्रह किया है। स्पेन समेत कई देशों ने अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने की प्रक्रिया तेज कर दी है। रूस ने कहा है कि तालिबान ने दूतावास की रक्षा करने का वादा किया है। समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक मैड्रिड में स्पेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अभी तक स्पेनिश नागरिकों और अनुवादकों समेत अफगान कर्मचारियों को अफगानिस्तान से निकाला नहीं गया है तथा तेजी से इसकी योजना बनाई जा रही है। वहीं रूस की सरकारी समाचार एजेंसी ने तास एजेंसी है ने तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रवक्ता सुहेल शाहीन के हवाले से कहा है कि संगठन के रूस के साथ अच्छे संबंध हैं और रूस तथा अन्य दूतावासों के कामकाज के लिए सुरक्षित परिस्थितियां सुनिश्चित करने की नीति है। बर्लिन से एपी की रिपोर्ट के मुताबिक अंतर सरकारी सैन्य संगठन नाटो ने कहा है कि वह अफगानिस्तान को दुनिया के बाकी हिस्सों से जोड़े रखने के लिए काबुल हवाई अड्डे पर विमानों का संचालन बनाए रखने में मदद कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ अब है एडिटोरियल पेज, और एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है, संसद में शर्मसार होता लोकतंत्र। ये वही आर्टिकल है जो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि विपक्षियों ने मानसून सत्र को नहीं चलने दिया। अगर हम पूरी कार्यवाही को देखें तो सिर्फ 22% की कार्यवाही ही इस मानसून सत्र में हो सकी, जो आप इन माननीयों से उम्मीद थी कि 100% कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वे जनता के प्रश्नों को ही संसद में उठाते हैं। जनता की भलाई के लिए प्रश्न उठाए जाते हैं, उनका समाधान ढूंढा जाता है। कई ऐसी योजनाएं, कई ऐसे बिल पारित किए जाते हैं जो जनता के हित में होते हैं, देश के हित में होते हैं। लेकिन जो विपक्ष ने इसमें राजनीति करी और उन्होंने संसद को नहीं चलने दिया और सिर्फ 22% ही संसद चल पाई। हालांकि भाजपा ने विपक्षों पर आरोप लगाया है, लेकिन जब भाजपा भी विपक्ष में थी तो भी वो भी ऐसा ही करती थी और हंगामे की भेंट चढ़ जाता था, मानसून सत्र, शीत सत्र या फिर बजट सत्र। तो अगर हम देखें तो विपक्ष का, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो,
उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष को परेशान करना है, चाहे कोई भी हो। इसमें किसी एक पार्टी को नहीं अच्छा बताया जा सकता है और ना ही बुरा बताया जा सकता। सभी पार्टियां जब विपक्ष में आती हैं तो उनका सिर्फ एक कार्य होता है कि संसद को ना चलने देना। और वैसे तो वो कहकर आते हैं कि हमें जनता की सेवा करनी है, लेकिन जब जनता की सेवा करने का मौका आता है तो वो सिर्फ अपना हित, पार्टी का हित देखते हैं। किस तरीके से पार्टी का हित हो सकता है और खुद उनका हित हो सकता है। अगर हम बात करें तो ये जो 22% ही कार्रवाई हुई है, अगर आप इसे 50% से 75% तक कार्रवाई करते तो इस सत्र को कहीं ना कहीं सफल माना जाता, लेकिन आपने ऐसा नहीं होने दिया। और हालांकि इस आर्टिकल में और ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम डिस्कस करें। नेक्स्ट आर्टिकल है भारत को जोड़ने में निर्णायक शिक्षा, और ये आर्टिकल लिखा है दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर निरंजन कुमार द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के पिछले संस्करण में राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन सकारात्मक के बजाय सनसनीखेज मुद्दों में दिलचस्पी रखने वाले तथा कथित बुद्धिजीवियों, विश्लेषकों का ध्यान उस पर नहीं गया। प्रधानमंत्री ने देश के विकास के लिए आज़ादी की लड़ाई के समय जैसी एकजुटता की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि जैसे महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चला था, वैसे ही आज हर भारतीय को भारत जोड़ो आंदोलन में शामिल होना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित बंधुत्व एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्रतिद्वंदित करना मोदी का भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान तब और भी जरूरी है जब जाति, मजहब, क्षेत्र और भाषा आदि के बहाने टुकड़े टुकड़े गैंग और नेताओं, बुद्धिजीवियों की एक जमात भारत को तोड़ने में लगी है। भारत जोड़ो आंदोलन में शैक्षिक धरातलता पर पहला कार्य भाषाई शिक्षा के स्तर पर करना होगा। भाषा के नाम पर राजनीतिक उन्माद फैलाने की कोशिशें होती रहती हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में प्रस्तावित त्रिभाषा नीति भारत जोड़ो के भारत में प्रभावकारी हो सकती है। इसके अनुसार स्कूलों में अंग्रेजी के अलावा न्यूनतम 2 भारतीय भाषाएं पढ़ाई जाएंगी। गैर हिंदी भाषीय राज्यों में अंग्रेजी और राज्य की क्षेत्रीय भाषा के अलावा अन्य भारतीय भाषा के रूप में हिंदी ही अपनाई जाएगी, क्योंकि व्यापार, रोजगार और देशव्यापी औद्योगिकता की दृष्टि से हिंदी और तीसरी भाषा के रूप में किसी राज्य की क्षेत्रीय भाषा के बजाय संस्कृत पढ़ाए जाने की संभावना है, जैसा कि अभी भी हो रहा है। लेकिन राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से यह उचित नहीं है कि हिंदी भाषी राज्यों के विद्यार्थी हिंदीतर उचित नहीं है। हिंदी भाषी राज्यों की भाषाएं जो हिंदी भाषी राज्य हैं, ऐसा नहीं कि वो दूसरे राज्यों की भाषाएं नहीं सीख सकते हैं। भारत जोड़ो आंदोलन में पाठ्यक्रम की भी महती भूमिका होगी। दुर्भाग्य से मैकाले की बांटो और राज करो की नीति और बाद में मार्क्सवाद और अन्य पश्चिमी विचारधाराओं के प्रभाव के जिस तरह के पाठ्यक्रम, विमर्श और अवधारणाओं का निर्माण हुआ, वे राष्ट्रीयता एवं भारतीयता की भावनाओं को मजबूत करने और सांस्कृतिक सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के बजाय उन्हें कमजोर करती है। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो आर्य और द्रविड़ को 2 पृथक और परस्पर विरोधी संस्कृतियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीयों को मनोसांस्कृतिक एकता को तोड़ने के लिए आर्यों को बाहर से आया बताया गया था। आगे आर्टिकल में बताया गया है कि इसी तरह पाठ्यक्रमों में वर्ण जाति व्यवस्था संबंधी प्रस्तुतियों को देख सकते हैं। यह निर्विवाद है कि ऊंच नीच का भेदभाव और छुआछूत हिंदू धर्म के अभिशाप हैं जिनसे छुटकारा पाना ही होगा, लेकिन छुआछूत हमेशा नहीं थी। पुराणों के रचयिता महर्षि वेदव्यास की माता तथा कथित निम्न जाति की थी। मतंग ऋषि के पिता चांडाल थे। ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं। जातिगत विमर्श के पाठ्यक्रम में ऐसे बिंदुओं को सचेत रूप से छोड़ दिया गया है। कुल मिलाकर नए भारत के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री मोदी के भारत जोड़ो आंदोलन में शिक्षा क्षेत्र की सर्वोपरि भूमिका होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल है भरोसा जगाने वाली घोषणाएं।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री की ओर से दिए जाने वाले संबोधन सारे देश का ध्यान आकर्षित करते हैं। इस बार यह आकर्षण इसलिए अधिक था क्योंकि देश अपना 75वां स्वाधीनता दिवस मना रहा था। चूंकि इस मौके पर प्रधानमंत्री कुछ विशेष घोषणाएं करते हैं, इसलिए इस अवसर की महत्ता और भी बढ़ जाती है। इस बार प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण विषयों की घोषणाएं की है। इन सब ने देश का ध्यान अपनी ओर खींचा, इसलिए और भी क्योंकि कुछ घोषणाएं बेहद उल्लेखनीय रहीं, जैसे 100 लाख करोड़ रुपए वाली प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। भारी भरकम धनराशि वाली यह योजना समग्र बुनियादी ढांचे विकास की नींव रखेगी। इससे न केवल देश का तेजी से विकास होगा, बल्कि रोजगार के संकट का समाधान भी होगा। यह समाधान किया जाना बहुत आवश्यक हो चुका है, क्योंकि कोरोना संकट ने अन्य अनेक समस्याओं को जन्म देने के साथ रोजगार के अवसरों को भी कम करने का कार्य किया है। रोजगार के अवसरों को बढ़ाना वक्त की मांग और जरूरत है। यदि इस जरूरत की पूर्ति हो सके तो न केवल लाखों युवाओं का भविष्य बेहतर होगा, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। यह महत्वाकांक्षी योजना देश को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के साथ ही लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम साबित हो। इसके लिए केंद्र सरकार को विशेष प्रयत्न करने होंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से, और बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है कि ओला ने लॉन्च किया ई स्कूटर। ऐप आधारित भाड़े पर टैक्सी देने के कारोबार से जुड़ी स्टार्टअप कंपनी ओला ने आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर अपने ई स्कूटर बिजनेस की शुरुआत कर दी है। कंपनी ने सबसे पहले 2 मॉडल S1 और S1 प्रो के साथ भारतीय दोपहिया वाहन बाजार में उतरने की घोषणा की है। दोनों मॉडल की डिलीवरी अक्टूबर 2021 से शुरू की जाएगी। कुछ दिन पहले इनकी बुकिंग शुरू हो गई थी और पहले ही दिन 1 लाख से ज़्यादा स्कूटरों की बुकिंग हुई थी। ओला के चेयरमैन और ग्रुप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भावेश अग्रवाल ने दावा किया है कि डिज़ाइन और प्रदर्शन के लिहाज से यह अभी तक का सबसे बेहतरीन स्कूटर होगा। उक्त दोनों स्कूटरों को मीडिया के सामने पेश करते हुए अग्रवाल ने कहा कि उनका लक्ष्य दुनिया को सबसे बेहतरीन और आधुनिक तकनीक वाली दोपहिया वाहन बनाने की है। नेक्स्ट है शहरों में पानी की उपलब्धता को बेहतर योजना बनाने की जरूरत। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा है कि बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए भारत को पानी की उपलब्धता के लिए बेहतर योजनाएं बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगले 5 दशकों के दौरान लगभग 50 करोड़ और लोग शहरों में रहने लगेंगे और ऐसी दशा में यह सोचना होगा कि हम उनके लिए पानी कहां से लाएंगे। तेजी से होता शहरीकरण हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है और विकास योजना बनाते समय पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नए उपायों पर विचार करना होगा। अमिताभ कांत ने कहा कि जल क्षेत्र में बहुत सारे अवसर हैं। शहरी क्षेत्रों में वाटर रिसाइकलिंग किया जाना बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की क्षमता का दोहन करने की भी आवश्यकता है। हाल फिलहाल जल संकट से निपटने का यही एकमात्र तरीका है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि 25 को सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 25 अगस्त को सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगी। बैठक का मकसद बैंकों के प्रदर्शन और कोरोना महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति देने के मामले में बहुत प्रगति की समीक्षा करना है। सूत्रों का कहना है कि मांग और खपत बढ़ाने के लिए बैंक क्षेत्र के महत्व को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ बैठक महत्वपूर्ण होगी। पिछले साल मार्च में महामारी शुरू होने के बाद से यह वित्त मंत्री और सरकारी बैंकों के प्रमुखों की आमने सामने की पहली समीक्षा बैठक होगी। नेक्स्ट न्यूज़ है कि बाइडेन बोले भारत का लोकतंत्र दुनिया को देता है प्रेरणा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि जनता की इच्छाओं का सम्मान सर्वोपरि रखने वाला भारत का लोकतंत्र दुनिया के लिए प्रेरणादायक है। भारत के लोकतंत्र की यही विशेषता अमेरिका के साथ गहरे संबंधों की बुनियाद है। जो बाइडेन ने ये बातें भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर सभी भारतीयों को बधाई देते हुए कही हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के सत्य अहिंसा के पथ पर चलते हुए
भारत ने लोकतंत्र की लंबी यात्रा की है। यह लोकतंत्र ही है जो दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों का आधार है। इन्हीं कारणों से अमेरिका में रहने वाले 40 लाख भारतीय भी यहाँ की मिट्टी से जुड़कर हमारी बहुत बड़ी ताकत बने हुए हैं। तो ये आज का 16 अगस्त 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।